अंजलि और विकास का घर दिखाई दे रहा था। शाम का समय था। रसोई में अंजलि खाना बना रही थी, जबकि विकास बेचैन होकर टहल रहा था। अरे विकास जी, आज बहुत परेशान लग रहे हैं आप। क्या हुआ? खाना तैयार है? आइए खाना खा लेते हैं। विकास रुक जाता है और अंजलि की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो जरा यहाँ। अरे यार, इतने सीरियस क्यों हो? क्या हुआ है विकास जी? साफ साफ बताइए ना। विकास अंजलि के पास जाकर बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और अब चारों तरफ टेंशन का माहौल था। अंजलि, शादी से पहले मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मेरी पहले भी शादी हुई थी। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? पहली शादी? अंजलि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो विकास के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और पीछे हट जाती है। हाँ अंजलि, प्रिया नाम था उसका। 2 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। तो मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ? आपने मुझसे झूठ कहा। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुनीता देवी और राकेश शर्मा अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और परेशानी थी। विकास बेटा, प्रिया के माँ बाप आए हैं, वो अंजलि से मिलना चाहते हैं। कमला देवी और मोहनलाल बाहर इंतजार कर रहे हैं और वो काफी गुस्से में लग रहे हैं। अंजलि और विकास एक दूसरे को देखते हैं। घर में अजीब सी खामोशी थी। माँ जी, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी कमला देवी और मोहनलाल अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो तुम हो अंजलि, जिसने हमारी प्रिया की जगह ली है? हमारी बेटी की मौत के बाद तुमने इस घर में कैसे कदम रखा? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बाप रे बाप, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे तो आज ही पता चला है। सुनीता देवी आगे आकर कमला देवी को शांत करने की कोशिश करती है। कमला जी, अंजलि का कोई कसूर नहीं, वो तो अच्छी बहू है। बस भी करो, ये लड़की हमारी प्रिया की जगह कैसे ले सकती है? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अंजलि रोने लगती है और विकास के पास जाती है। पूरा परिवार परेशानी में नजर आ रहा था। मोहनलाल जी, अंजलि मेरी पत्नी है और वो भी लीगली। उससे इस तरह बात मत करिए आप। अच्छा, लीगली? हमारी प्रिया को भूल गए तुम? उसकी यादों का क्या? अचानक अंजलि आगे बढ़ती है और सबको चौंका देती है। रुकिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं प्रिया की जगह नहीं ले रही। तो फिर क्या कर रही हो बेटी? अंजलि जाकर प्रिया की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। मैं प्रिया जी की यादों को जिंदा रखूंगी। कल से रोज उनकी तस्वीर के आगे पूजा करूंगी। ये क्या कह रही है? हमारी बेटी की पूजा? हाँ कमला जी, प्रिया जी की इस घर में बहुत इज्जत है। वो इस घर की पहली बहू थी, उनका सम्मान होना चाहिए। सभी लोग अंजलि की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अंजलि बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं। माँ जी, ये मेरा फर्ज है। 2 सास 2 ससुराल, मैं दोनों को खुश रखूंगी। अंजलि बाजार में 2 अलग गिफ्ट खरीद कर उन्हें पैक करवाती है। 2 सास के लिए 2 अलग अलग गिफ्ट? वाह, क्या बात है। हाँ भाई साहब, एक को पारंपरिक साड़ी चाहिए, दूसरे को फैशनेबल, और एक को पूजा की थाली, दूसरे को परफ्यूम। दुकानदार गलती से पैकेट बदल देता है। अंजलि बिना देखे पैकेट लेकर घर आ जाती है। अरे यार, मैंने तो पैकेट बदल के दे दिए, अब क्या होगा? घर पहुंचकर अंजलि दोनों सासों को गिफ्ट देती है। माँ जी, आपके लिए ये साड़ी, और कमला जी आपके लिए ये। सुनीता देवी पैकेट खोलती है तो उसमें से आधुनिक ड्रेस निकलती है। कमला देवी के पैकेट में पूजा की थाली। अरे बाप रे बाप, ये क्या है अंजलि? ये तो बहुत ज्यादा फैशनेबल है, और तुम तो जानती हो अंजलि, मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी भाती नहीं है। और मुझे पूजा की थाली? मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ। तुमने क्या मुझे ओल्ड फैशन समझ लिया है जो पूजा की थाली गिफ्ट कर रही हो? अंजलि समझ जाती है कि पैकेट गलत हो गए हैं। ओह गॉड, मुझसे गलती हुई है। पैकेट लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद। देखिए कैसे क्या करती है। बदल गए, एक्सचेंज कर देते हैं। नहीं नहीं अंजलि, ये तो अच्छा है। मैं भी कुछ नया ट्राई करूंगी और कुछ नया इस्तेमाल करने को भी मिलेगा। और मुझे पूजा पाठ भी सीखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। दिन बीतते जाते हैं। अंजलि रोज प्रिया की तस्वीर के आगे पूजा करती।
प्रिया जी, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए। मैं आपके परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगी और हमेशा आपकी यादों को जिंदा रखूंगी। एक दिन कमला देवी छुपकर अंजलि को पूजा करते देखती है। ये लड़की सच में कितनी अच्छी है, हमारी बेटी का कितना अच्छे से सम्मान कर रही है। शाम को विकास के माता पिता परेशान नजर आ रहे थे। सुनीता, क्या अंजलि प्रिया की जगह लेने की कोशिश कर रही है? हाँ, रोज रोज उसकी पूजा करना ये सब दिखावा लग रहा है, बहुत हो गया है ये सब। अंजलि को पता चल जाता है कि उसके सास ससुर उससे नाराज हैं। क्या करूं मैं? एक तरफ प्रिया जी के माँ बाप, दूसरी तरफ मेरे सास ससुर, कैसे गुजारा करेंगे अब? तभी विकास आता है और अंजलि को रोते हुए देख लेता है। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? विकास जी, माँ जी और पापा जी मुझसे नाराज हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं प्रिया जी की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। एक रात अंजलि प्रिया के कमरे में जाती है और उसकी एक डायरी उसे मिल जाती है। ये क्या, प्रिया जी की डायरी? इसमें क्या लिखा हुआ है? चलो पढ़कर देखती हूँ। डायरी पढ़कर अंजलि को सच्चाई का पता चलता है। हे भगवान, प्रिया जी की मौत दुर्घटना नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या की थी। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? डायरी में लिखा था कि प्रिया को लगता था कि वो परिवार के लिए बोझ है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा था। वो कितनी दुखी थी और हमें लगता था कि उन्होंने दुर्घटना की है, यानी कि उनका एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। अगले दिन अंजलि सबको सच्चाई बताती है। मुझे आप सबसे कुछ कहना है प्रिया जी के बारे में। क्या कहना है बेटी? मुझे प्रिया जी की डायरी मिली है, उसमें सच्चाई लिखी हुई है। अंजलि सबको प्रिया की डायरी दिखाती है। सभी हैरान रह जाते हैं। हमारी बेटी इतनी परेशान थी और हमें पता भी नहीं चला। हमने तुझ पर कितना गुस्सा किया अंजलि, माफ कर दे बेटी। सुनीता देवी भी अंजलि के पास जाती है। बेटी, हमसे भी गलती हुई, तुमने तो बहुत अच्छा किया प्रिया का सम्मान करके। माँ जी, अब हम सब मिलकर प्रिया जी की आत्मा को शांति देंगे। अंजलि, तुमने सबका दिल जीत लिया है, तुम सच में महान हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें अंजलि जैसी बहू मिली है। आज से तुम हमारी भी बेटी हो अंजलि। दो ससुराल का प्यार तुझे मिले। हमारा घर भी तुम्हारा है बेटी, जब चाहो यहाँ आ जाना। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि प्रिया जी की आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि इस घर के लोग हमेशा खुश हैं और मैं चाहती हूँ ये खुशी बनी रहे। अब हम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। सभी मिलकर खुशी से नाचते गाते और हंसते हैं। अंजलि के चेहरे पर भी बहुत संतुष्टि थी। दो परिवार का प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरा घर पूरा हुआ। कहानी खत्म हुई। सभी का साथ मिलकर सब खुशी मनाते हैं। अंजलि ने अपने धैर्य और प्रेम से दोनों परिवार को एक कर उनका दिल भी जीत लिया था। अनीता के बेटे राहुल की शादी को 4 साल हो चुके थे। राहुल की बीवी काजल घर की बहुत ही अच्छी बहू थी और सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अनीता को फिर भी सारी रात चिंता में नींद नहीं आती थी, क्योंकि अनीता की बेटी कृतिका, जो कि 35 साल की हो चुकी थी, उसकी शादी अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही थी। काफी सारे लड़के देखने के बाद भी कहीं भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। और एक दिन अनीता के सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। तभी काजल उसके पास चाय का कप लेकर आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए, चाय पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे बहू, चाय पीकर भी क्या ही हो जाएगा, मेरा दुख कम हो जाएगा क्या? ना जाने मेरी बेटी के हाथ पीले कब होंगे, कब शादी होगी, कब वो ससुराल जाएगी अपने। मेरी बेटी की उम्र 35 साल की हो गई है। उसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। अब तो उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ना जाने मेरी बेटी की शादी कभी होगी, ना जाने क्या ही लिखा है उसके भाग्य में। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, दीदी के भाग्य में जब लिखा होगा ना, तब उनकी शादी हो ही जाएगी। और आप या मैं लिखकर या उनका भाग्य बदल तो नहीं सकते हैं ना। और वैसे भी दीदी अपने घर में ही है, किसी पराये के घर में थोड़ी ना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद। देखिए कैसे क्या करती है। काजल और अनीता बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और विमला अनीता और काजल की बातों पर अपनी सलाह देते हुए कहती है, देख काजल बहू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है कि तेरी नंद अपने ही घर में है, लेकिन जिंदगी भर थोड़ी ना कुंवारी रहेगी, उसकी भी तो शादी होनी चाहिए ना।
मेरी बात मानो तो उसकी ना शादी एक आदमी से कर दो जिसकी बीवी भाग गई हो या तो फिर मर गई हो, क्योंकि अभी से इस उम्र में ऐसे ही रिश्ते मिलने वाले हैं। विमला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है और विमला की बातें सुनकर कृतिका को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिस पर वो बोलती है, आंटी जी, लगता है आपको मेरी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आपने साड़ी गहने सब कुछ तैयार रखे हैं कि कब कृतिका की शादी होगी और कब मैं दुल्हन की तरह सजूंगी। अरे मुझसे ज्यादा जल्दी तो आपको है मेरी शादी की। और रही बात अंकल या लड़के से शादी होने की, तो जरा आप अपने घर में जाकर देखो। अरे आपकी तो बिहाई हुई बेटियां हैं ना, जो ससुराल छोड़कर आपके घर में आकर बसी पड़ी है। दूसरों के घर में सलाह देने से पहले खुद के घर को देख लीजिए, समझिए आप। कृतिका की बात सुनकर विमला का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी कृतिका अपनी माँ से बोलती है, इससे पहले आप मुझे कुछ कहो, इसलिए पहले मैं ही कह देती हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही या फिर मुझे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं शादी उसी के साथ करूँगी ना जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूँगी, जिसे देखकर मुझे लगेगा कि ये मेरी राइट चॉइस है। अब मैं कोई जानवर तो हूँ नहीं जिसके गले में पट्टा डालकर बस उसे खूंटे से बांध दीजिए। इसलिए भगवान के लिए विमला आंटी जैसे लोगों की बातों में आने से अवॉइड कीजिए। ये सवाल आपका होना चाहिए, क्योंकि बात आपकी बेटी की जिंदगी का है। इतना कहकर कृतिका भी वहाँ से चली जाती है और इन सब के बाद से तो अनीता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दिन गुजरते हैं और शादी न होने की वजह से और लोगों के ताने सुन सुनकर कृतिका का स्वभाव अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी चिढ़ जाया करती और ऐसी एक दिन काजल उसके कमरे में सफाई कर रही थी। तभी काजल से गलती से चार्जिंग पर लगा हुआ कृतिका का फोन गिर जाता है और फोन को नीचे गिरता देखकर कृतिका गुस्से में चिल्लाती है, भाभी आपको नजर नहीं आता क्या? ठीक से काम नहीं कर सकती आप? मेरे सर पर वैसे ही लोग शादी को लेकर चढ़े हुए हैं। साथ ही एक लौता फोन है मेरे पास जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। अरे ये घर वाले तो मुझे फोन भी नहीं दिलाते, ऊपर से ताने और मारते। दीदी, मुझसे गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आई एम सो सॉरी दीदी। आई एम सॉरी भाभी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी। वैसे दीदी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो भाभी, क्या बात है? देखो दीदी, उम्र सिर्फ एक नंबर है जो हमें हर साल के साथ मिल जाता है, लेकिन असली काबिलियत तो हमारी सफलता होती है ना, हमारी मेहनत होती है। और मैं जानती हूँ दीदी कि आप बहुत ही मेहनती और अच्छी इंसान हो, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। देखना, देर से ही सही, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा जहाँ आप बहुत खुश रहोगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर कृतिका को बहुत अच्छा लगता है और वो धीमा सा मुस्कुरा देती है। दिन गुजरते हैं। अनीता कई लड़कों से कृतिका को मिलवाती है, लेकिन फिर भी कृतिका का कोई लड़का पसंद नहीं आता। इस बात से परेशान होकर एक दिन अनीता कृतिका पर गुस्सा करते हुए बोलती है, कृतिका कब करेगी शादी? किसी लड़की को तो पसंद कर ले और शादी कर ले। बेटी, कभी कभी जिंदगी में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जरूरी नहीं कि जो हम चाहे वही मिले हमें। अरे अब तू 35 साल की हो गई है, 10 साल इंतजार करेगी ना तो 45 साल की हो जाएगी। बेटा, इस उम्र में तेरा 10 साल का बेटा होना चाहिए था और तूने अब तक शादी भी नहीं की। और तूने अगर ज्यादा समय लगाया ना तो जिन लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं उनके बच्चों की भी शादी हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, जिन लड़कों की फोटो दिखाई है उनमें से किसी को तो पसंद कर ले। देख बेटा, अभी सोच ले, अभी शादी हो जाएगी, बाद में वरना कुंवारी बैठी रह जाएगी पूरी जिंदगी। अपनी माँ की बातें सुनकर कृतिका को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी काजल अपनी ननद के पास आती है और कृतिका को समझाने लगती है। तभी कृतिका रोते हुए बोलती है, भाभी बस एक आप ही हैं जो मुझे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद। देखिए कैसे क्या करती है। समझ सकती हैं मैं क्या करूं अगर मेरी उम्र बढ़ रही है तो? इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो? अब बढ़ती उम्र को मैं रोक तो नहीं सकती ना। ना जाने लोगों को मैं इतना चुभ क्यों रही हूँ।
रोती हुई कृतिका को काजल अपने गले लगाकर चुप करवाती है और जैसे ही तैसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और ऐसे एक दिन कृतिका का बचपन का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। पूरब को देखते ही कृतिका खुश हो जाती है। हालांकि वो एक अलग जाति का लड़का था, इसलिए कभी कृतिका ने उससे अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन वो बचपन से ही उससे प्यार करता था, इसलिए उसने अब तक शादी भी नहीं की थी। ऐसे एक दिन कृतिका जब काम कर रही थी तो पूरब चुपके चुपके उसको देख रहा था और ऐसा करते हुए काजल उसे देख लेती है और काजल पूरब के पास जाती है और उससे बोलती है, ये क्या हो रहा है? मेरी ननद जी को चुपके चुपके देखा जा रहा है। वो भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सच में भाभी, आप मेरी मदद करोगी क्या? हाँ हाँ जरूर करूँगी ना तुम्हारी मदद, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। पूरब अपने दिल की सारी बातें काजल को बता देता है, जिसे सुनकर काजल को बहुत खुशी होती है। जिसके बाद पूरब वहाँ से चला जाता है और काजल सीधा अपनी सास के पास जाती है और पूरब की सारी बातें अनीता को बता देती है, जिस पर अनीता बोलती है, बहू ये क्या कह रही है तू? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बेटी एक तो 35 साल की हो गई है, ऊपर से लड़का किसी और जात का। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लोग क्या ही कहेंगे कि लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिला तो दूसरी जात के लड़के से शादी कर दी। वैसे ही लोग इतने ताने देते हैं। तू क्या चाहती है कि लोग और ज्यादा ताने दे? माँ जी, आप किन लोगों के बारे में सोच रही हो? अरे ये 4 लोग कभी सगे नहीं होते हमारे, और कोई भी नहीं होता है। और वैसे भी पूर्व बचपन से ही कृतिका को जानता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। ये जात पात कुछ नहीं होता है माँ जी। माँ जी, सब कुछ इंसान का व्यवहार और प्यार होता है, जो कृतिका और पूर्व में बहुत ज्यादा है। आप सभी बातें छोड़िए और दुनिया की विडम्बनाओं को छोड़कर अपनी बेटी का घर बसाइए और हमारी 35 साल की ननद की शादी करवाइए। काजल के समझाने पर अनीता समझ जाती है, जिसके बाद काजल कृतिका से बात करती है और कृतिका भी पूरब के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद कोर्ट मैरिज के जरिए पूरब 35 साल की कृतिका की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। रुचिका ने अपने पति मयंक से अपनी मर्जी से शादी की। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों की शादी के खिलाफ थी मयंक की माँ अनीता। पर रुचिका और मयंक दोनों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने देते थे। शादी के बाद रुचिका जो भी कहती मयंक वो चुपचाप कर लिया करता। और ऐसे एक दिन मयंक ऑफिस से थकारा घर आता है, तभी रुचिका उसके पास जाती है और अपने पति से कहती है, मयंक, कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं बाहर खाने पर नहीं गए हैं। शादी से पहले मुझे बहुत लेकर जाते थे आप, अब क्या हुआ? आपका तो सारा प्यार गायब ही हो गया। चलो ना, आज हम कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। और वैसे भी घर का खाना खा खा कर मैं बहुत बोर हो गई हूँ, इसीलिए आज हम बाहर का खाना खाएंगे। अरे रुचिका, बात को समझने की कोशिश करो। देखो, महंगाई ज्यादा हो चुकी है। अगर बाहर का खाएंगे ना तो इस महीने का बैलेंस बिगड़ सकता है। वैसे भी इस महीने बहुत खर्चा हो चुका है। एक काम करते हैं, हम किसी और दिन चलते हैं। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए अभी। अरे जब मेरा आज मन है बाहर जाने का, तो फिर हम कभी और क्यों जाएंगे? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ शुरू शुरू में था, अब तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया है। अब मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह ही बर्ताव करूंगी देना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो वैसे भी मेरे ऊपर है ही नहीं। यार, तुम्हें तो ना बस पैसों की पड़ी रहती है, अपनी पत्नी के इमोशन की तो कोई कदर ही नहीं है। इतने टाइम बाद मैंने तुम्हें कुछ बोला है, लेकिन वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। अपनी थकावट दिख रही है, बस अपने पैसे दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, जब मैं किसी और के साथ बाहर जाऊंगी ना, तब मत बोलना तुम कि इसके साथ क्यों गई, उसके साथ क्यों गई। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो चलते हैं। मयंक अपनी पत्नी की बातों को मना नहीं कर पाता और फिर वो दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो खाना खाकर घर पर आते हैं तो मयंक तुरंत वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और रुचिका को देखकर अनीता उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? कैसी पत्नी है तू? तेरा पति अभी बाहर काम करके आया है, थक गया है। उसको खाना पूछने से पहले तूने उस पर हुक्म चला दिया। अरे थोड़ा सा तो शर्म कर ले। तूने अपनी पसंद से शादी की है, इसलिए तुझे अपने पति की बात माननी चाहिए। शादी से पहले बेशक तुम कुछ भी करते हो, लेकिन शादी के बाद जिंदगी अलग हो जाती है। मेरी अलग जिंदगी भी तो यही है ना, और इसे भी मैं बड़े प्यार से जी रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मुझे खुश देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको क्या दुख? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद। देखिए कैसे क्या करती है।
होता है अगर आपका बेटा मेरे लिए कुछ करता है। जब भी मेरे लिए कुछ करता है ना, तो आपका तो मुंह ही बन जाता है और तुरंत आप मुझे यहाँ सुनाने आ जाती हो। कोई दिक्कत है तो साफ साफ बताइए ना, क्यों ऐसा करती हो आप? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस अपने बेटे के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे पत्नी वो मिली है जो पति को नचाने का शौक रखती है। तुझे बहुत खुशी होती है ना अपने पति को अपने पीछे घुमाने में, लेकिन अगर तेरी ही ऐसी हरकतें चलती रही ना तो तुझे आगे चल के बहुत अफसोस होगा। ये बात तो मेरी गांठ बांध ले। अनीता अपनी बहू को समझाती तो काफी है, लेकिन रुचिका कभी किसी की बात मानती ही नहीं। वो वही करती जो उसे सही लगता, और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रुचिका नहा कर आती है और तुरंत मयंक के पास जाकर बोलती है, मयंक सुनो यार, वो क्या है ना, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, तुम मेरे कपड़े धो देना। मैं धो नहीं पाई, अब माँ जी को तो बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं कर दूंगा। ओ मयंक, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। शादी के समय तुमने जो भी वचन दिए थे ना, जितने भी मुझसे वादे किए थे, तुम उन सभी वादों को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे पति हो। तुम जितना मेरा ख्याल रखते हो ना, उतना ख्याल मेरे माँ बाप ने भी नहीं रखा कभी मेरा। लेकिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा पति मिला जो मेरी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखता है। मुझे कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सुनो ना मयंक, मेरे कपड़े धोने के बाद जरा मेरे लिए पास्ता बना देना। तुम्हारे हाथ का पास्ता ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, मेरे लिए इतना तो कर ही दोगे ना तुम? ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले पास्ता बना देता हूँ, तुम पास्ता खा लेना, जब तक मैं कपड़े धो लूंगा। मयंक हर वो काम करता रहता जो रुचिका बोलती, लेकिन रुचिका को जरा भी अफसोस नहीं होता कि वो अपने पति के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। क्या हुआ माँ, अभी तक आपके सर में दर्द है क्या? हाँ, थोड़ा दर्द तो हो रहा है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये तो ठीक हो ही जाएगा। तू जा बेटा, तू ऑफिस से आया है, थक गया होगा, नहा ले और मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। माँ आप आराम करो, रुचिका को बोल देता हूँ, वो बना लेगी। मयंक अपनी माँ से इतना बोलकर अपनी पत्नी के पास जाता है और रुचिका को खाना बनाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी रुचिका अपना पलटवार करते हुए मयंक से कहती है, मयंक, मैं काम तो कर देती, लेकिन तुम्हें पता है ना कल मैं तुम्हारे साथ क्या करवाने गई थी। और अब मैं घर के काम करूंगी, बर्तन धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तुम तो कहते थे ना कि तुम्हें मेरे हाथ बहुत प्यारे लगते हैं, तुम्हारे ही लिए तो मैं ये सब करती हूँ। अगर ये मेरे हाथ अच्छे नहीं लगेंगे तो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। ऊपर से तुमने कल जितने पैसे लगाए हैं, जो बर्बाद किए हैं, इसलिए तो किए हैं ना ताकि मेरे हाथ अच्छे लगे। और मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तुम ही बना लो ना खाना। वैसे भी तुम तो मुझसे बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ठीक है, फिर बना लेता हूँ। मैं खुद ही खाना बना लेता है और उसे काम करता देख अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यहाँ मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है और मयंक भी अभी ही ऑफिस से आया है। ये नहीं कि अपने परिवार को देखे, तुझे तेरे हाथ दिखते हैं? अरे थोड़ा तो देख ले, तेरा पति तेरे लिए कितना कर रहा है। अरे माँ जी, आपको क्या परेशानी है? आपने भी तो बहाना बनाकर काम नहीं किया था ना, और अगर मैंने काम नहीं किया तो इसमें आपको दिक्कत हो रही है। अरे मेरा पति मेरे कहने पर इधर उधर नाच रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप भी जाओ ना, आराम करो, कुछ देर बाद खाना बन जाएगा, खा लेना। मैं ना कोई बहाना नहीं बनाया है और ना ही मुझे बहाना बनाना आता है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मेरे सर में सच में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुझे ये बहाना लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे कितना अच्छा पति मिला है, लेकिन तू है कि सिर्फ उसका फायदा ही उठाती है। पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुन ले, तेरे लिए आगे चल के ये सही नहीं होगा। अनीता तो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। रुचिका का ऐसे ही बर्ताव अपने पति के साथ रहता है। मयंक भी अब बहुत ही परेशान हो चुका था। कुछ दिनों बाद मयंक एक चारू नाम की लड़की के साथ घर पर आता है और ये कहता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। उन दोनों को देखकर अनीता काफी खुश होती है और दोनों की नजर उतारती है। तभी वहाँ पर रुचिका आती है और ये देखकर रुचिका कहती है, ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? माँ जी, माँ जी, आप इसकी आरती क्यों उतार रही हो? मयंक, मुझे कुछ बताओगे कि ये सब हो क्या रहा है? ये लड़की कौन है? अच्छा अरे ये तो मेरी पत्नी है, मतलब दूसरी पत्नी है, शादी कैसे? क्योंकि तुमने तो पत्नी वाला कोई सुख दिया नहीं, नौकरानी बना के रखा था अपने पति को, तो अब नई पत्नी तो आनी बनती है। देख लिया, मैं तुझे समझाती रहती थी, अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव मत कर, आगे चल के तुझे परेशानी होगी। देख लिया ना अब क्या हो रहा है।
अच्छे खासे परिवार को तूने अपने हाथों से अलग कर दिया है और अपने हाथों से अपने परिवार में आग लगा दी है। रुचिका अपने किए पर पछतावा करते हुए रह जाती है और परिवार छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो किसी आश्रम में काम करती है और वहाँ के लोगों को संभालती है।